तो 2024 का अंत हो रहा है और 2024 के अंत में निफ्टी सेंसेक्स दोनों ने दिया करीब करीब 9 से 10% के आसपास का रिटर्न। लेकिन इस बार बाजी मार के गए मिड कैप स्मॉल कैप करीब करीब 25% के आसपास की बढ़िया तेजी मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। और साथ साथ ये साल 2024 शानदार साल रहा आईपीओ बाजार के लिए, जबकि करीब करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग हुई और रिकॉर्ड नंबर ऑफ आईपीओज भी या रिकॉर्ड फंड रेजिंग का आंकड़ा भी हमने इस साल छूते हुए देखा। लेकिन ये बीते साल की बात क्या अगले साल के अंदर भी कंटिन्यू रहने वाली है और इस तरह का एक्साइटमेंट जो मार्केट्स में बना हुआ है रिटेल निवेशकों की तरफ से वो आगे भी कैरी होने वाला है। इन सब पे हम बातचीत करेंगे और इन सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आशीष सोमैया सर मौजूद हैं, सीईओ व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के। आशीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। बढ़िया एक्साइटमेंट आप लोग खुद ही देख रहे हो मार्केट में जिस तरह का बना हुआ है, चाहे रिटेल की तरफ से हो, चाहे फंड हाउसेस की तरफ से हो, चाहे कंपनीज की तरफ से हो, सबको इस समय बाजार अच्छा लग रहा है। आईपीओस में प्रमोटर फंड रेस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स फंड लेकर आ रहे हैं और रिटेल भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ये जो एक्साइटमेंट हम मार्केट में देख रहे हैं सर, लगता है ये एक्साइटमेंट मतलब आपके दशकों के एक्सपीरियंस में इस तरह का एक्साइटमेंट आपने देखा था कभी मार्केट में? और दूसरा, क्या ये कंटिन्यू लग रहा है, क्या 25 में भी रहेगा? डेफिनेटली सुमित जी, 2024 एक तरीके से सरप्राइज था क्योंकि 2024 में कई बार ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि भाई एक नेगेटिविटी हो सकती है, कहीं कुछ बिगड़ सकता है। खास करके अगर आप देखें तो 2023 से हमने एग्जिट किया तो जियोपॉलिटिकल एस्केलेशंस, वेस्ट एशिया, ये ईरान इजराइल, ये सब चीजें। इसके बाद अगर आप देखें तो यूएस का रेट कट्स तो बरकरार था, तब तक तो हमने देखा ही था कि भाई उम्मीद से या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रेट हाइक्स हुए एक्चुअली 2023 और 2024 में। उसके बाद इलेक्शन में एक तरीके से आप करीब करीब समझे नेगेटिव रिजल्ट या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेकिन ये सारे धक्कों के बावजूद आपने देखा कि भाई मार्केट बिल्कुल बरकरार रहा, अपना मोमेंटम बनाकर चला। तो एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि 2024 खराब हो सकता था, लेकिन हमको सरप्राइजिंगली पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। और 2025 के शुरुआत में भी अगर आप मुझे बताएं, पर्सनली मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे बादल हैं और पिछले साल जैसे बचते बचाते निकले हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको मार्केट को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए, हमेशा मार्केट में पॉजिटिव सरप्राइजेस ही मिलेंगे। तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 के शुरुआत में सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आशीष सर, दो तीन चीजें हैं। बढ़िया तेजी मिड कैप स्मॉल कैप में है। इंडेक्स में भले ही 9% का रिटर्न है, इंडेक्स चलिए हायर लेवल से थोड़ा सा हल्का भी हुआ है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तो कोई तरह की किसी तरह की कोई कमी दिख नहीं रही है। वो तो अभी भी उसी तरह की तेजी में बरकरार है और बहुत ज़्यादा नहीं, अपने ऑल टाइम हाई से 1-2% ही दूर है। सो ये जो नंबर है मिड कैप स्मॉल कैप का, क्या ये आपकी भी मतलब आईब्रो रेस करता है क्या? थोड़ा कंसर्निंग दिख रहा है कहीं पर? नहीं, कंसर्निंग है क्योंकि पहले जितना अगर आप देखें 2020 कोविड के बाद, तो 2021 तो चलिए एक तरीके से रिकवरी का माहौल रहा, लेकिन 2021 से 2024 के शुरुआत तक जिस तरीके का अर्निंग मोमेंटम देखने को मिला, जिस तरीके की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली और जो एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन रहा अर्निंग्स ग्रोथ में भी, उस तरीके का अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल नहीं रहा। एक तरीके से आप देखिए ओवरऑल निफ्टी लेवल पे भी अर्निंग्स में स्लो डाउन है, ब्रॉडर मार्केट में भी अर्निंग स्लो डाउन है एक तरीके से, और जीडीपी नंबर्स, ये सब चीजों में थोड़ा सा डिफेंसिवनेस देखने को मिल रहा है। तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई फ्लोज की वजह से मार्केट चलता है, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन मार्केट की वजह से फ्लोज बरकरार रहते हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब आप देखिए कि जैसे आप बीएसई 500 के लेवल पे देखते हैं जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ आता है, तो मेरे ख्याल में बीएसई 500 का लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न जीरो है। लिटरली देयर इज नो रिटर्न, बिल्कुल जीरो है जहां पे हम आज खड़े हैं वहां से। तो क्या होता है कि भाई अगर ऐसा 3-6 महीना जाता है जहां पे मार्केट फ्लैट होता है, लोगों का रिटर्न नहीं बनता है, फिर धीमे धीमे लोग इम्पेशेंट होने लगते हैं या धीमे धीमे लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का मोमेंटम 2024 में देखा, जैसे आप स्मॉल कैप मिड कैप का पूछ रहे थे, 2025 इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस को अपने कम रखना जरूरी है और पोर्टफोलियो को खास करके रिव्यू करना जरूरी है।
तो आशीष सर एक बात बताओ, हमेशा से जब से हम सब बाजार में हैं, हमेशा यही सुना है मैंने अक्सर कि जो आप लोग जानकार या बड़े बड़े जानकार बोलते हैं कि आप लार्ज कैप लीजिए, बढ़िया रहते हैं, पोर्टफोलियो को सेफ रखते हैं। लार्ज कैप तो वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप किसी भी बड़े नाम को उठा के देख लीजिए, मतलब रिलायंस जैसा स्टॉक दशक में पहली बार हुआ जो कि नेगेटिव रिटर्न देकर गया, लेकिन बाकी मिड कैप स्मॉल कैप जहाँ लॉस है, जहाँ नंबर्स ठीक नहीं है, वहाँ मल्टीपल पैसा बन रहा है। सो क्या ये मिथ बदल रही है या ये एक आध एक्सेप्शनल चल रहा है, आगे चल के सब राइट साइज हो जाएगा वैसे ही? देखिए, अगर आप देखिए, जैसे आप एग्जांपल लीजिएगा, एफआईआईज बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, हाँ। राइट? तो पूरा साल अगर आप देखेंगे, कई सारे महीने ऐसे गए जहाँ पे भारी एफआईआई सेलिंग थी। एफआईआईज का अगर आप प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट ये देखें, मतलब समझिए क्यूआईपीज, आईपीओज, न्यू इश्यूएंसेस, ये सब देखें तो कुल मिला के एफआईआईज के लिए बुरा नहीं रहा। लेकिन आप देखिए, जैसे सेकेंडरी मार्केट में कई सारे मंथ्स ऐसे रहे जहाँ पे एफआईआई फ्लो नेगेटिव था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टोटल मिला के देखेंगे ना, तो बड़े जो जैसे एफआईआईज वगैरह की सेलिंग होती है, उससे लार्ज कैप के ऊपर प्रेशर बन सकता है। लेकिन जब डोमेस्टिक ज्यादातर बाइंग पूरी कॉन्सेंट्रेटेड डोमेस्टिक के अराउंड जब बाइंग है, तो मैंने देखा है कि भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक निवेशक जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स जो डायरेक्ट इक्विटी भी करते हैं, इनका प्रेफरेंस थोड़ा ज्यादा आईपीओस के अलावा स्मॉल कैप, मिड कैप इसमें रहता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी देखें तो पिछले साल 2 साल से ऐसा चलन बन गया है कि ज्यादातर एसआईपी, ज्यादातर फ्लोज थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप इसी में आते हैं। और थीमेटिक भी किस तरह का आप देखिए, जैसे एनर्जी है, पीएसयू है, यूटिलिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, जो सेक्टर ही पूरे के पूरे स्मॉल कैप, मिड कैप के ऊपर निर्धारित हैं। तो ये एक, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। कुल मिला के अगर आप टोटल मार्केट कैप देखें, मैंने देखा है कि भाई पिछले 15-20 साल में टोटल मार्केट कैप आप देखते हैं तो आमतौर पे लार्ज कैप टोटल मार्केट कैप का 70% होता है। जब मार्केट की ब्रेथ बहुत खराब है, मार्केट का सेंटीमेंट बहुत खराब है, तो मैंने देखा है कि लार्ज कैप टोटल मार्केट कैप का 77% होता है। और फिलहाल ऐसा माहौल है जहां पे लार्ज कैप का वेटेज टोटल मार्केट कैप में गिर करके केवल 60% हो गया है, राइट? तो मार्केट हमेशा मीन रिवर्जन पे चलता है, मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यूएशन पे चलता है। तो अल्टीमेटली ये एक तरीके से इम्बैलेंस है, वो करेक्ट होना चाहिए। इम्बैलेंस करेक्ट होने के लिए या तो स्मॉल एंड मिड कैप को गिरना है, या तो लार्ज कैप को रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करना है। दोनों सूरतों से आप देखें तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, रिबैलेंस करना जरूरी है। और एक तरफा अगर हम समझ ले कि भाई स्मॉल ही मिड ही कैप चलेगा, तो वो थोड़ा यू नो रिस्की प्रोपोजिशन समझ में आता है मुझे। तो सर जो ये सेकेंड हाफ में एफआईआईज का सेलिंग हमने देखा, जिसमें एक रिकॉर्ड नंबर सेलिंग हुआ है, मतलब वो बात अलग है कि आईपीओ में पैसा डल रहा है, एक आंकड़ा ये भी कहता है कि स्मॉल कैप की कई कंपनियों में एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया है। सो ये कैश का नंबर इज नॉट द राइट बेंचमार्क, लेकिन एक सेंटिमेंट ड्रिवन है कि हाँ एफआईआईज की बिकवाली हो रही है। तो ये मान के चलें क्या कि सर जैसे ही, देखिए एक आंकड़ा पहले भी देखा गया है कि जब कभी यूएस प्रेसिडेंट आने वाले होते थे उससे ठीक पहले मार्केट थोड़ा हल्का होता था, लेकिन जैसे ही वो आते हैं उसके बाद थोड़ा बाजार वापस रफ्तार पकड़ लेता है। और इस साल ये भी होने वाला है, 20 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट साहब आने वाले हैं और बहुत हद तक बदलेंगी चीज़ें। तो उनका आना और एफआईआईज की सेलिंग का थमना, क्या ये टाइमिंग कहीं कुछ कोरिलेट हो रहा है क्या, बजट या जनवरी या मिड में कहीं? ये मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा कोरिलेशन इसका डॉलर के साथ होगा, क्योंकि डॉलर आप देखिए स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। तो मैंने ऐसा देखा है कि इंडिया में एफआईआईज का ज्यादातर फ्लो तभी आता है जब रुपया स्टेबलाइज होता है। अभी थोड़े दिन पहले का आप एग्जांपल ले लीजिए, जब सितंबर एंड में मार्केट ने न्यू हाई बनाया मेरे ख्याल में 26,200 या 26,300 निफ्टी पे, तब तक तो मेरे ख्याल में आप कोरिलेट करते हैं तो रुपया 83.5 था तभी। तो उसके बाद आप देखिए, जैसे एक ट्रम्प ट्रेड चला, फिर वाकई में ट्रम्प साहब जीते, फिर डॉलर अप्रिसिएशन, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग की बातें, फिर एक 25 पैसे का रेट कट लेकिन काफी हॉकिश प्रोनाउंसमेंट पावेल साहब का। उसके बाद आप देखिए रुपये की डेप्रिसिएशन शुरू हुई, एफआईआई फ्लो फिर नेगेटिव हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएस मॉनेटरी पॉलिसी, यूएस डॉलर, इसका जो डायरेक्शन है, इसका एफआईआई के साथ काफी गहरा कोरिलेशन है। और जब तक डॉलर कहीं ना कहीं पे स्टेबलाइज नहीं होता है या रुपये को कहीं ना कहीं पे स्टेबलाइज करने का मौका नहीं मिलता है, तब तक ये थोड़ा पेचीदा रहेगा मामला। तो
सर, क्योंकि अब यहाँ से जब हम एंटर कर रहे हैं 2025 में, तो 3-4 ट्रिगर तो ऑलरेडी रहते हैं, जिसमें अर्निंग्स है, जिसमें बजट है, लेकिन उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आ रहे हैं। सो ये जनवरी और फरवरी ये थोड़े से जिटरी रह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अर्निंग आएगी और दूसरी तरफ ट्रंप साहब, फिर बजट, फिर जब तक वो ख़त्म होगा तब तक फिर अर्निंग शुरू हो जाएगी अप्रैल की। सो ये फर्स्ट हाफ के लिए मान के चलें क्या कि थोड़ी अब जो रिटेल निवेशक हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अब टेस्ट देना शुरू किया है मार्केट में दिवाली से लेके अब तक, उनका और सीरियस टेस्ट शुरू होने वाला है? हाँ, मतलब इम्तिहान तो है, इसीलिए मैंने पहले बोला कि एक कन्विक्शन टेस्ट होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फ्लो की वजह से मार्केट चल रहा है या मार्केट चलने की वजह से लोग फ्लो डाले जा रहे हैं, इसका इम्तिहान तो है ही। तो ये आपने सही सम अप किया इसको। इसीलिए मैं बता रहा था कि भाई 2025 में एंटर करते समय अनसर्टनिटीज हैं कुछ, क्योंकि देखिए जैसे कई लोग बोलते हैं कि ट्रम्प साहब की प्रेसिडेंसी शुरू होगी तो चाइना के लिए सिचुएशन डिफिकल्ट होगी, या उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, या इन द पास्ट उन्होंने ऐसे प्रोनाउंसमेंट्स करे कि भाई इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज जो है अपनी करेंसीज को वीक रखती हैं तो डॉलर स्ट्रांग रहता है, तो उनकी पॉलिसीज की वजह से डॉलर वीक होना चाहिए। ऐसे काफी सारे गेसवर्क और काफी सारे कंजेक्चर किए जा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ कि भाई क्या आप 4 साल पहले जैसे थे वैसे आप अभी हैं क्या? मतलब आप और हम भी 4 साल में चेंज हो जाते हैं, वो तो फिर यूएस प्रेसिडेंट है। तो अनसर्टेनिटी तो है। सो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 के शुरुआत में, जैसा आपने भी बताया, थोड़ा केयरफुल रहना, कॉशियस रहना जरूरी है। और मार्केट जिस जिस जगहों पे मार्केट बहुत चल गया है, वहां से हटके ऐसे जगह पे जाइए जहां पे वैल्यूएशन का थोड़ा कंफर्ट है, पोर्टफोलियो में रिस्क कम करिए, तो ये बेटर रहेगा। तो आशीष सर, अभी की सिचुएशन में, क्योंकि पिछला साल रहा पीएसयू के नाम, डिफेंस के नाम, एनर्जी के नाम, रिन्यूएबल एनर्जी के नाम, पावर के नाम, रेलवेज के नाम, वो सब हो गई स्टोरी अब पूरी। अभी नया साल में अभी भी सीमेंट है, शुगर है, केमिकल है, पेंट्स हैं जो उतने नहीं चले, या पीएसयू बैंक से फॉर द सेक, जहाँ वैल्यू एटलीस्ट नंबर में तो ठीक लग रही है। आपको क्या लग रहा है कि हाँ सिचुएशन है कंफर्टेबल थोड़ी सी? सी एक्चुअली अगर आप मुझे देखें ना, तो सेम जगहों पे जैसे आपने बताया कि भाई पीएसयूज है, डिफेंस है, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने देखा है कि भाई पिछले 3 साल से 4 साल में सबके पोर्टफोलियो में जितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, मैं जिनको मिलता हूँ, सबके पोर्टफोलियो में, एक तो मैंने आपको स्मॉल एंड मिड कैप का एग्जांपल दिया, तो सबके पोर्टफोलियो में स्मॉल एंड मिड कैप का समझो जो उनका रिस्क असेसमेंट है, जो उनका आइडियल एलोकेशन है, उसके मुकाबले स्मॉल एंड मिड कैप का वेटेज बढ़ गया बहुत। फिर सिक्लिकल सेक्टर्स, जैसे आपने एग्जांपल्स दिए, सिक्लिकल सेक्टर्स हैं या मैक्रो ड्रिवन सेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं, या समझो 2022 में वॉर हुआ तो तेल, मेटल, कमोडिटी, एनर्जी, ये सब प्राइसेस बढ़ गए। तो कुल मिला के मैं आपको 3 चीजें बोलता हूँ कि पिछले थोड़े समय में वैल्यू, सिक्लिकल, कॉन्ट्रा, ये बहुत चला है। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये ज्यादा चला है। और सिक्लिकल कंपनियां और पीएसयू या कॉन्ग्लोमरेट्स, या आप देखिए कि भाई गवर्नेंस और मैनेजमेंट के साथ नहीं, बट पूरा का पूरा मैक्रो ड्रिवन, मतलब एक सेक्टर चला तो भाई उसमें सभी कुछ चला, तो स्टॉक पिकिंग करना मुश्किल। तो इस तरीके का माहौल कि भाई मैक्रो ड्रिवन है, वैल्यू, सिक्लिकल, कॉन्ट्रा, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, और गवर्नेंस और मैनेजमेंट के साथ नहीं, बस पूरा सेक्टर ही सेक्टर चल रहा है। तो वहां से हटके अभी 3-4 चीजें उसके ऑपोजिट हमको देखनी चाहिए। कि भाई जैसे आप देखिए आजकल मीम्स की चीजों के बन रहे हैं, जिसको हम हाई क्वालिटी गुड गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं, उसके मीम्स बन रहे हैं आजकल, राइट? तो मैंने देखा है कि जिसके मीम बनते हैं वही फिर चलने लगता है। तो वैल्यू के सामने आप ग्रोथ या क्वालिटी को रख लीजिए, सिक्लिकल्स के सामने आप सेक्युलर या कंपाउंडिंग कंपनीज को रख लीजिए, पीएसयू और कॉन्ग्लोमरेट और वीक गवर्नेंस के सामने आप हाई गवर्नेंस गुड क्वालिटी को रख लीजिए, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के सामने आप लार्ज कैप को रख लीजिए। तो बोलने का मतलब यही है कि मार्केट हमेशा एक रिलेटिव वैल्यू और इस तरीके से रोटेट करता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पे सेक्टर्स का रिटर्न दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है फार्मा का रिटर्न टॉप है। अब 2024 के शुरुआत में कोई आपको बोलता है कि भाई फार्मा का रिटर्न टॉप में आएगा, हाँ, और एनर्जी बॉटम में आएगा, तो वो मानते नहीं आपको। तो इस साल के पिछले 3-4 महीने में ही एक तरीके से रोटेशन होना शुरू हो गया। उस रोटेशन को ध्यान से देखना जरूरी है सबके लिए। तो आशीष सर, एक बात और बताओ, आप लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है? क्योंकि जो नया पेपर आ रहा है
वो 100 के मल्टीपल 150 के मल्टीपल कमांड कर रहा है, और शेयर भी जिस तरह से चले हैं अच्छी क्वालिटी है, लेकिन मल्टीपल भी कोई चीज़ होती है, 200 के मल्टीपल पे डिक्सन खड़ा है। सो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है ये कॉल लेना कि हाँ इन्हें मैं रखूं या मैं इनसे निकलूं? हम लोगों के लिए सुमित जी, एक्चुअली हम लोगों के लिए डिफिकल्ट था 2022, 2023 और 2024 का जो शुरुआती मतलब रिटर्न्स अच्छे बने हैं, पोर्टफोलियोज में अल्फा भी बना है। लेकिन अगर आप माहौल की बात करें तो 2022 फिर 2023 का काफी समय और 2024 की शुरुआत, ये समय एक्चुअली स्टॉक पिकिंग, जो हमारे जैसे लोग हैं जिनकी मतलब 30-35 एनालिस्ट हैं, 900 कंपनी का कवरेज हम करते हैं, हर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, टॉप डाउन मैक्रो नहीं देख के करते हैं, बॉटम अप एनालिसिस करते हैं। तो हमारे लिए ये माहौल एक्चुअली डिफिकल्ट तब था, क्योंकि तब क्या है कि भाई देखिए, पीएसयू चला तो सब चला। मैं आपको केवल एक आंकड़ा देता हूँ। 2024 में तो आपने बताया स्मॉल कैप बढ़िया चला है, लेकिन आप देखिए 2023 में भी स्मॉल कैप बढ़िया चला था, और मेरे को याद है 2023 में स्मॉल कैप इंडेक्स 46% ऊपर था। एग्री। अब स्मॉल कैप के अंदर का अगर आप आकलन करें तो जो भी प्राइवेट सेक्टर स्मॉल कैप है ना, वो केवल 30% ऊपर था। उतना तो भाई निफ्टी भी ऊपर था। लेकिन अगर कोई चीज पीएसयू और स्मॉल कैप है तो 120% चली इन 2023। अब क्या ऐसे माहौल में ना कि भाई कुछ सेक्टर्स मतलब पीएसयू, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, यूटिलिटीज, डिफेंस, इसमें स्टॉक पिकिंग करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने 2 टिक मार्क कर दिया ना, भाई ये स्मॉल कैप है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये स्मॉल कैप है और पीएसयू है, तो बस चला। 2022 में आप देखो तेल, मेटल, कमोडिटी। तो जब स्टॉक पिकिंग नहीं कर सकते हैं आप, मतलब देखिए मार्केट में एक तरीके से होमोजेनाइटी कि भाई ये सब सेक्टर चल रहे हैं, बाकी सब सेक्टर चल ही नहीं रहे, तो क्या है कि फिर आपके पोर्टफोलियो ऐसा बन जाता है कि भाई आपके पास ये सेक्टर है तो चला, नहीं है तो यू आर आउट। उसमें स्टॉक पिकिंग नहीं होता है। लेकिन आप देखो 2024 के बाद से माहौल कैसा हुआ है, बिल्कुल स्टॉक पिकिंग चल रही है। आईटी आईटी लोग बोलते थे आईटी नहीं चलेगा, लेकिन पिछले 6 महीने में आईटी के स्मॉल एंड मिड कैप आप देख लो, राइट। फिर आप देखो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया फार्मा। अब फार्मा भी एक हेट्रोजीनियस सेक्टर है। फार्मा में स्टॉक पिकिंग मैटर करती है। आप सन फार्मा, सिप्ला, रेड्डी सब ले लेंगे तो सब चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एचपीबीपी, आईओसी जब चलता है ना, सब चलता है। आप क्या लोगे क्या नहीं लोगे। जब मार्केट में हेट्रोजेनाइटी होती है, जब मार्केट में चीजें मिक्सअप होने लगती हैं, तब स्टॉक पिकिंग वर्क करता है, तब हमारे लिए बढ़िया माहौल रहता है। तो हमारे लिए तो अभी बढ़िया माहौल है अल्फा जनरेट करने के लिए। और पिछले 2 साल में रिटर्न बना, लेकिन अल्फा बनाना मुश्किल हो रहा था। तो हमको तो लोग केवल रिटर्न के लिए नहीं ना, अल्फा के लिए मेजर करते हैं। तो हमारे लिए मार्केट की हेट्रोजेनाइटी इंपॉर्टेंट है। तो आशीष सर, अभी आईपीओ मार्केट मतलब 91 आईपीओ, 1.5 लाख करोड़ का फंड रेज, और बढ़िया आईपीओ भी हैं, लॉस मेकिंग भी हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे। लेकिन इस तरह का जो आईपीओ की भीड़ है या फिर वेव है, ये लग रहा है आपको 2025 में भी रहेगी? और अगर ऐसा रहता है तो क्या द क्वालिटी ऑफ आईपीओज एंड क्वांटिटी ऑफ आईपीओज, ये दोनों इसी तरह ठीक रहेंगे या डिटोरिएट होते चले जाएंगे? तो इसमें ना सुमित जी, एक सिक्लिकल चीज है और एक स्ट्रक्चरल चीज है। देखिए लेट 90s, अर्ली 2000 जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है, काफी लोग ऐसा लगता था कि भाई आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर कार्यरत रहते हैं उसमें, वो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। अब प्रमोटर अपना शेयर बेच रहा है तो बढ़िया भाव में बेचेगा ही। तो इस तरीके के रिजर्वेशंस लोगों को होते हैं कि भाई आईपीओ में क्यों नहीं बेचना चाहिए, करेक्ट, सॉरी, आईपीओ में क्यों नहीं लगाना चाहिए, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन होते थे 90s में। अगर लेकिन सुमित जी, अभी क्या है, जो अभी आईपीओ आ रहे हैं ना, तो क्या है कि भाई प्रमोटर इज सेलिंग या देयर आर टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। भाई ये तो कॉमन नॉलेज है, सबको पता है। अभी मार्केट में काफी स्मार्ट लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग, अपने यहाँ पे भी मार्केट इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, राइट। इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, मार्केट बड़े बड़े फैमिली ऑफिस, एचएनआई, काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं। मार्केट काफी इवॉल्व हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जब आईपीओ आता है तो कई बार तो आईपीओ या 15 साल प्राइवेट इक्विटी के साथ काम, मतलब प्राइवेट इक्विटी की ओनरशिप होती है 10, 12, 15 साल। उतना पूरा लंबा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, उतने समय का इंडिपेंडेंट बोर्ड, उसका ऑडिट्स, पूरे ट्रैक रिकॉर्ड्स, उतने समय की ब्रांड्स, मार्केट प्रेजेंस। तो अभी क्या है कि जब आईपीओ आता है तो बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड के बाद कंपनी का आईपीओ आता है, तो उसका आपको काफी डेटा अवेलेबल है, कंपनियों को जानते हैं आप जब तक वो आईपीओ के लिए आती है। तो एक तो क्या है कि प्राइवेट इक्विटी की वजह से और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की वजह से आईपीओस का जो क्वालिटी है बहुत इंप्रूव हो गया है। तो अगर हम पहले वाले मूड में रहते हैं कि नहीं नहीं ये सब आईपीओस में तो ट्रांसपेरेंसी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत माहौल काफी चेंज हो गया है
और आईपीओस को भी हमको सीरियसली देखना चाहिए। मतलब आप किस तरीके की पोजीशन साइजिंग करते हैं, किस वैल्यू पे आप सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं, वो सब अपना चॉइस है, कोई इसमें फोर्स नहीं है। लेकिन हम लोग अगर आप देखें तो काफी ओपन माइंडेड रहते हैं और हर एक आईपीओ को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करते हैं। हमारा ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आईपीओ से दूर रहना चाहिए। आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो समय का अभाव है, वरना मैं आपसे और बात करता, बात करने में मज़ा आ जाता है आपसे, लेकिन समय का अभाव है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आज अपना समय आपने हमें दिया। आप घर पे हैं, छुट्टी पे हैं, और उसके साथ आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको, आपके थैंक यू। परिवार को, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया रहे साल आपके लिए, और बढ़िया रहे। आपने भी बहुत एक्सपैंड किया इस साल में, तो आप और अच्छा एक्सपेंशन करें और नए निवेशकों को पैसा बना के दें, नया अल्फा जोड़ के दें। और बाकी आपसे मुलाकात हम ऑफलाइन भी करते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर थैंक हमारे यू। साथ मौजूद हैप्पी रहने न्यू के लिए, ईयर। बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ टन। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हाँ, बाजार में जो बढ़िया मोमेंटम है, ज़्यादातर सभी जानकार मान रहे हैं कि वो बना रहेगा, और अगर नीचे आता भी है तो आपके लिए मौके रखेगा। अच्छे शेयरों को बुरे समय पे इन्वेस्ट करिए, आपके लिए बढ़िया रिटर्न गोइंग फॉरवर्ड बनते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।